नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईपीएल के ओपनिंग वीकेंड में जियो सिनेमा ने तोड़े डिजिटल व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड। एक दिन में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ ऐप डाउनलोड। गूगल, मेटा, ट्विटर, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को लग सकता है झटका। प्रीलोडेड ऐप्स को लेकर कंपनियों पर हो सकती है सख्ती। 5 सर्विसेज के रोल आउट के बाद देश में बढ़ी नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग। 10 से 15% आया उछाल, ट्राई की रिपोर्ट। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट से मिली जमानत। आज ही लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन सजा 3 मई को सजा पर सुनवाई। संसद में लगातार हंगामा जारी। अदानी मामले पर जेपीसी की मांग पर अड़े विपक्षी दल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बढ़त पर बंद बाजार। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 115 पॉइंट और निफ्टी 38 पॉइंट चढ़े। खबरों की शुरुआत जियो सिनेमा से करेंगे, जिस पर टाटा आईपीएल ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। यहां ओपनिंग वीकेंड पर 147 करोड़ वीडियो व्यूज आए हैं और इसके अलावा भी जियो सिनेमा ने कई और रिकॉर्ड बनाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? क्या कमाल किया है जियो ने? जी हाँ, जियो सिनेमा पर रिकॉर्ड आईपीएल ओपनिंग हुई है। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो हैं वो जियो सिनेमा ने तोड़ दिए हैं। क्या है, एक एक करके आपको बताते हैं कि जियो सिनेमा ने क्या धमाल किया है। इस वीकेंड पर डिजिटल व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आया है। तो देखिए, 147 करोड़ की वीडियो व्यूज मिले हैं। यह आज तक का रिकॉर्ड है। ये ओपनिंग वीकेंड के व्यूज हैं। अब आपको तुलना करके बताते हैं तो अंदाजा लगेगा कि ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है। 2022 का जो आईपीएल का पूरा सीजन था, उसमें जितने डिजिटल व्यूज नहीं थे, उतने डिजिटल व्यूज इस ओपनिंग वीकेंड में मिले हैं। ठीक है, और अगर आप तुलना करें T20 वर्ल्ड कप के साथ, उसके भी पूरे टूर्नामेंट के जितने व्यूज नहीं थे, यहां पर सिर्फ एक ओपनिंग वीकेंड के व्यूज आ गए हैं। 57 मिनट प्रति मैच प्रति व्यूअर का रिकॉर्ड टाइम स्पेंट यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। तो यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 57 मिनट पर व्यूअर पर मैच का ओपनिंग वीकेंड में। आप देखिए, अगर आपको देखना है तो जियो सिनेमा का ऐप चाहिएगा। 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हुए इस ऐप के। और अगर आप पर डे का, जो कि अगेन अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 2.5 करोड़ ऐप डाउनलोड एक दिन के अंदर हुआ है। तो चाहे आप इसे पर डे व्यूअरशिप के हिसाब से देखें, पर आवर व्यूअरशिप के हिसाब से देखें, वीकेंड व्यूअरशिप के हिसाब से देखें, ऐप डाउनलोड के हिसाब से देखें, जियो सिनेमा ने यहां पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। चाहे वो पिछला आईपीएल का पूरा सीजन हो, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो। और कल्पना कीजिए कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ओपनिंग वीकेंड है। अभी तो ये करीब करीब 3 महीने लंबा टूर्नामेंट बाकी है। तो यहां पर जियो सिनेमा आगे और क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाता हुआ नजर आएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विपिन जी। और अब बात करेंगे 5G सेवाओं की, क्योंकि देश में 5G सेवाओं की शुरुआत के बाद से ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में 10 से 15% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ट्राई के डेटा के मुताबिक पिछले 5 महीने से जो पोर्टेबिलिटी की मांग है वो लगातार बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग आखिरकार इतनी क्यों बढ़ रही है? देखिए, पिछले 6 महीनों से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या लोग अपने ऑपरेटर से खुश नहीं है या किसी और वजह से लोग अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं? दरअसल पिछले 6 महीनों में 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है। अक्टूबर से देश में 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है, तो हो सकता है कि लोग 5G लेने के लिए अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कर रहे हो। अगर मैं अक्टूबर से पहले की बात करूं तो करीबन 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास रिक्वेस्ट हर महीने टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई को मिलती थी। लेकिन इस बार अक्टूबर के बाद वो रिक्वेस्ट बढ़कर के 1 करोड़ 18 लाख हो गई। नवंबर में रिक्वेस्ट बढ़कर
करके 1,20,00,000 हुई। दिसंबर में रिक्वेस्ट बढ़ करके 1,25,00,000 रही, जबकि जनवरी के अंदर ये रिक्वेस्ट बढ़ करके 1,24,00,000 रही। तो कुल मिलाकर के लोग बेहतर सर्विसेज के लिए अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करें। हाँ सर भाई, लोग ये भी चाहते हैं कि जो नई 5G सर्विसेज शुरू हुई हैं उसको जाने, उसका इस्तेमाल करें, उसके बारे में पता करें। तो इसलिए हो सकता है कि लोग अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और गूगल, मेटा, ट्विटर और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों को अब झटका लगा है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक लिस्टिंग चार्जेस और प्री लोडेड ऐप्स को लेकर इन टेक कंपनियों पर सख्ती की जा सकती है। बड़ी टेक कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून जल्द बनाया जा सकता है। इस खबर पर और ज्यादा क्या डिटेल है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक, पूरी खबर क्या है इन टेक कंपनियों को लेकर? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की सिफारिश पर जो देश में डिजिटल कंपटीशन लॉ बनाने की तैयारी चल रही है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो ग्लोबल 4 कंपनियां हैं, एप्पल, मेटा, गूगल और ट्विटर जैसी कंपनियां, इनकी जिस तरह से मनमानी इस वक्त चल रही है, खासतौर से अगर लिस्टिंग चार्जेस की बात करें उस पर, साथ ही साथ जो प्री लोडेड ऐप्स को लेकर इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक कमेटी बनाई गई थी एमसीए सचिव की अध्यक्षता में। उसकी जो आखिरी जो बैठक हुई थी उसमें हमें जानकारी मिल रही है कि इन पूरे मुद्दों पर सहमति बनी है कि जो खासतौर से छोटी कंपनियां हैं, जो घरेलू स्टार्टअप्स हैं, इनको किस तरह से राहत दी जाए, उस पर काफ़ी एक लंबी चर्चा हुई है और इस पर सहमति बनी है। खासतौर से जो लिस्टिंग चार्जेस, जो अभी करीब 26% तक लिस्टिंग चार्जेस लग जाती हैं इन कंपनियों को, उनके मुनाफे में जो शेयरिंग होती है उसको घटाकर 10 से 15% लाने की तैयारी है। इसके अलावा जो प्रीलोडेड ऐप्स में जो प्रेफरेंस और जो प्रमोशन करती हैं बड़ी कंपनियां जो अपने प्लेटफॉर्म पर, उस पर भी रोक लगाने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ जो सर्च और रैंकिंग फैसिलिटी जो ये बिग 4 जो टेक कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करती हैं, उसमें अपने ऐप्स को खासतौर से जो तरजीह दी जाती है और एक तरह से भेदभाव किया जाता है छोटी कंपनियों के साथ, उस पर भी रोक लगाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर ये तमाम मुद्दों पर एक तरह से सहमति बन चुकी है और एक सख्त डिजिटल देश में डिजिटल कंपटीशन लॉ लाने की तैयारी चल रही है और इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसको मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। तो इसी लिहाज से ये देश में बहुत बड़ा एक क्रांति हो सकती है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो एक तरह से देश में मनमानी कर रही हैं, छोटी कंपनियों को पनपने नहीं दे रही हैं, उस पर एक बड़ा ही सख्त कदम उठा सकती है सरकार। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात महंगी दवाओं की, वो इसलिए क्योंकि विपक्ष की ओर से महंगी दवाओं का मुद्दा उठाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सफाई पेश की। एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया। मोदी सरकार ने जरूरी दवाओं के दामों में बेतहाशा इनको नहीं बढ़ने दिया है। पूरा मामला समझते हैं कि आखिरकार ये था क्या। दीपाली नंदा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे। दीपाली, क्या है ये पूरा मामला और सरकार ने इस पर क्या कुछ सफाई दी है? देखिए, एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दवाइयां भी अब उससे अछूती नहीं रही है, यानी महंगाई की मार अब दवाइयों पर भी पड़ने लगी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सफाई ये दी जा रही है कि जो जरूरी दवाइयां हैं उनके दाम उतने नहीं बढ़े हैं जितना शोर विपक्षी पार्टियां मचा रही हैं। दरअसल सरकार की तरफ से जो पूरी सफाई दी गई है उसके मुताबिक 800 से ज्यादा जरूरी दवाइयों को एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में सरकार ने पिछले साल सितंबर 2022 में डाला था और अब 800 में से 651 जो जरूरी दवाइयां हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी से जुड़ी दवाइयां शामिल हैं, करीब 651 दवाइयां ऐसी हैं जिनके दाम सरकार 16% तक घटा चुकी है और ये जो घटे हुए दाम है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू भी हो गए हैं। तो ऐसे में जो दवाइयां हैं, महंगाई दर के हिसाब से देखा जाए जो कि 12% तक दिखाई दी है, महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए दवाइयों की कीमतें, तो वो 12% बढ़ी नहीं बल्कि ऑन एन एवरेज 6.73% घट गई है। यानी अगर कोई दवाई 100 रुपए की थी और वो दवाई एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में आई, उसमें पहले से ही सरकार ने 16% दाम कम कर दिए, तो वो हो गई 84 रुपए। और अब उस 84 रुपए में 12% अगर महंगाई दर का असर देखने को मिलता है तो ये कीमत 94 रुपए पहुंच जाती है। तो ऐसे में भी 100 रुपए की बजाय वो दवाई 94 रुपए की पड़ेगी, यानी 6 रुपए सस्ती।
अगर एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में इसको नहीं डाला गया होता तब दवाई की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती। तो ये पूरी क्लैरिफिकेशन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। इसका मकसद यही है कि लोगों में इस मैसेज को पहुंचाया जाए कि जो जरूरी इस्तेमाल की दवाइयां हैं उनके दाम बढ़ने की बजाय पहले से घटे हैं। जी दीपाली, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर दवाइयों को लेकर कुछ इस तरीके से स्थिति साफ की स्वास्थ्य मंत्री ने, लेकिन कोरोना को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोविड के नए सब वेरिएंट से ज्यादा खतरा नहीं है और इस स्ट्रेन को आइसोलेट किया गया है। इस पर रिसर्च चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर दीपाली जुड़ी हुई हैं। दीपाली बताएं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, एक बार फिर से देश में 3000 से ज्यादा नए मरीजों की संख्या कोविड की दर्ज हुई है और लगातार नंबर्स जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल रिकॉर्ड मामले सामने आए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में थोड़ी सी मामलों में गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन बावजूद इसके 3000 से ज्यादा का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या ने पार किया है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से बताया गया कि जो नया वेरिएंट है ये बार बार म्यूटेट होकर आ रहा है, लेकिन इस नए वेरिएंट से जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो काफी कम होता है। हालांकि ये भी बताया गया है कि सरकार ने इस पूरे स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया है और उस पर रिसर्च की जा रही है और किस तरह से आगे इसका बिहेवियर रहता है वो देखने की जरूरत होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सतर्कता बरतनी जरूरी है, खास तौर पर जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोविड गाइडलाइंस है, उसका जरूर पालन करें। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, पर सवाल यह है कि कोविड वैक्सीन का असर अभी बाकी है या इसके लिए फिर से नई तैयारी की जरूरत है। इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और अब बात राहुल गांधी की। दरअसल मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को फौरी तौर पर राहत मिल गई है। राहुल गांधी ने सूरत की सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है, जिस पर अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। लेकिन राहुल की सजा पर कोर्ट 3 मई को सुनवाई करेगा। मानहानि केस में सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। और कर्नाटक में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी माहौल गरमाने लगा है। क्या है कर्नाटक का सियासी मूड? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 115 अंक चढ़कर 59,106 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 38 अंक चढ़कर 17,398 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। ऑटो इंडेक्स भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुए। और मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सेक्टर्स का हाल बताएं, कैसा रहा, किन शेयरों में आज तेजी रही और कहां मंदी? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो क्योंकि अच्छे नंबर्स ऑटो सेल्स के आए थे तो उसका इंपैक्ट आपको तमाम निफ्टी के टॉप गेनर्स में दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प 3.5% की तेजी नंबर्स के बाद, कोल इंडिया 3% ऊपर, बजाज ऑटो करीब 3% ऊपर और मारुति रफली 2.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। 8500 के लेवल्स पे क्लोजिंग हुई। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल, अदानी इंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल और करीब इन्फोसिस, कुछ ऐसे नाम जहां पर 1.25 से लेकर 1.5% तक की बिकवाली रही। मिड कैप में जीएमआर एयरपोर्ट 7% तेजी, वोडाफोन 6%, आईआरएफसी 4.5% और टीटीएमएल करीब 5% तेजी यहां पर देखने को मिली।
इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में HPCL, ऊनो मिंडा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और PB फिनटेक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में लीड ले रहा था हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति और आइशर, जहां पर अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट और मारुति में स्पेशली प्राइस हाइक की खबरों का भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। PSU बैंक में आज यूको बैंक 7% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और IOB करीब करीब 3 से लेकर 7% तक की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन जिसमें ब्रॉडर मार्केट्स में, कैश मार्केट स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और आज बाजार में जो फोकस रहा वो क्रूड रहा। दरअसल क्रूड के दामों में भारी आज उछाल देखने को मिला। दरअसल रूस और ओपेक देशों ने दिसंबर तक 16 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन घटाने का फैसला किया है। उत्पादन कटौती का भारत पर कैसा असर होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज वाजपेयी। नीरज जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि उत्पादन कटौती को लेकर क्या कुछ अपडेट है। देखिए, ओपेक प्लस यानी सऊदी अरब सहित तमाम देश, और उसमें रूस भी जोड़ दीजिए तो उसको ओपेक प्लस कहते हैं। उन्होंने करीब 16.5 लाख बैरल पर डे BPD की कटौती उन्होंने कर दी, और ये अनएक्सपेक्टेड था। उम्मीद थी कि शायद नहीं करें, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था 2023 में कटौती नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कटौती की। और उसका लॉजिक ये दिया कि इससे उनको प्राइस को स्टेबलाइज करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आगे जाते हुए शायद यूरोप या अन्य देशों में, अमेरिका में कुछ डिमांड गिरे, जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी वोलेटाइल हो सकते हैं। तो इस लॉजिक के मद्देनजर उन्होंने कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी अरब से लेकर के गैबॉन, यानी छोटे से लेकर सबसे बड़े प्लेयर ने कटौती की है। इस वजह से पूरी दुनिया में एक सरप्राइज था कि अचानक से ये प्रोडक्शन कट क्यों किया गया। जी, पूरी दुनिया में ये कटौती, लेकिन भारत का क्या असर भारत पे पड़ेगा इस कटौती का? देखिए, भारत के लिए काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करने में जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। दूसरा क्या है कि जब करेंसी यानी डॉलर, जिस करेंसी में हम इंपोर्ट करते हैं, अगर वो भी महंगी है तो दिक्कत होती है। तो हमारी तमाम चीज़ों में महंगाई का असर होगा, और इसको माना जा रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगा। हमारे तमाम कैलकुलेशन इकोनॉमी के 75 से $80 के बीच में होते हैं, लेकिन अगर ये 90 या उससे ऊपर जाता है, जैसा कि JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि ये $95 तक जाके सेटल होगा, तो फिर भारत के लिए एक नेगेटिव है। और उम्मीद ये है कि शायद इसकी वजह से ब्याज दरें भी बढ़ानी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका नीरज जी। और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग वीकेंड सुर्खियों में रही। 3 दिन तक चल रहे इस मेगा इवेंट में बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स और राजनीति से जुड़ी हस्तियों ने यहां शिरकत की। लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का डांस परफॉर्मेंस। आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे तू सीताराम। हम चाहते हैं कि यह ऐसा केंद्र बने जो कला, संस्कृति और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम हो। इट इज़ आवर हम्बल डेडिकेशन टू न्यू इंडिया। आज मैं बड़ी विनम्रता से हमारे खूबसूरत देश भारत को यह केंद्र समर्पित कर रही हूँ। Bringing the center to life has been an absolute labor of love and joy. It's named after my mother. The NMACC is a tribute to her lifelong devotion to the arts. India is coming of age in this new India and the new era that we have. And we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai.
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।